गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए जल्दी से सब लोग लाइव आइए। जो लोग आ गए हैं वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब या शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आइए भाई। एक टाइम शेड्यूल बनाइए, क्योंकि आपको पर डे ही मैथ की 7 बजे शाम को इंग्लिश क्लास मिलती है, तो एक शेड्यूल बना लीजिए 7 बजे, ठीक है। क्योंकि आप लोग लेट भी आते हैं, 7:10 पे कोई आ रहा है, कोई 7:20 पे आ रहा है, तो ये दिक्कत का विषय रहता है। क्योंकि तब तक क्या होता है कि कुछ टॉपिक निकल जाते हैं, और जब कुछ टॉपिक निकल जाते हैं तो फिर आधी अधूरी क्लास करने का कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। एक आप टाइम शेड्यूल बनाइए। आप अपना एक टाइम 7 से 8, 7 से 8 आपको मैथ की क्लास करनी है, तो ये पर डे आपको 2 घंटे अगर आप मैथ की पर डे क्लास कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा कोई पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि सुबह आप थ्योरिकली सवाल पढ़ते हैं इसमें कॉन्सेप्ट से, और इवनिंग में आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो ज़रूरत है, जो अभ्यास की ज़रूरत है, वो आपको बराबर होती जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको एक शेड्यूल में लाइए, अपने एक शेड्यूल में लाइए, व्यवहार में लाइए, ताकि रेगुलर जो अभ्यास चलता रहे वो आपको कंटिन्यू रहे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको रिज़ल्ट टाइम में बनाना है, और रिज़ल्ट अगर टाइम में आपको बनाना है या अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, तो फिर ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। आज हम लोग एनटीपीसी की यानी अगली क्लास 7वीं क्लास करेंगे। देखिए 7वीं क्लास तक हम लोग पहुंच गए हैं, और आप लोग को जब क्लास करते हैं तो ये चीज़ तो एनालिसिस किया होगा कि जो हमने पढ़ा है, जो अभी तक कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, वो चीज़ें यहाँ पर मिलती भी हैं। तो जो हमने अभ्यास की जो बात की है, जो अब टॉपिक मान लीजिए पढ़ते हैं, उनकी अभ्यास की बात करते हैं, तो अभ्यास कहीं ना कहीं यहाँ आपका हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ आपका हो रहा है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा मेंटली आप इसको एग्जर्व करिए, और एक कंटिन्यूटी के हिसाब से अपने आप को ले जाइए, ठीक है ना। इतनी बातें अगर आपको कंफर्म हुई तो हम लोग अब टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। एनटीपीसी प्रीवियस पेपर का सॉल्व चल रहा है, और आज इसकी ये 7वीं क्लास है, ठीक है ना। कहाँ तक हम लोग ने रिवाइंड किया था, 162 क्वेश्चन तक हमने अभी तक पढ़ लिया है। यानी आज हमें 163 से सवाल करना है, और 163 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो लगभग आपको 192 या 93 के आसपास क्वेश्चन है। यानी 30 से 32 सवाल के आसपास आज हम लोग हल करेंगे, और इसमें हम देखेंगे, जबकि आपने देखिए कुछ चीज़ें हमने बताया ना कि एग्जर्व किया आपने, बराबर आपको डाटा से संबंधित यानी ग्राफ से संबंधित सवाल मिलते हैं, कुछ इसमें रीजनिंग से टच सवाल हैं, टेक्नामेंट्री का भी मिल रहा है, ज्योमेट्री का भी मिल रहा है, अर्थमेटिक में आपको सारे टाइप टॉपिक मिल रहे हैं। तो यहाँ से जो है, यहाँ से हमें जो प्रैक्टिस, जो अभी अभ्यास की बात करते हैं, वो हमें टोटली पूरे मैथ का अभ्यास हो रहा है, किसी पार्टिकुलरली एक चैप्टर का या पार्टिकुलरली एक टॉपिक का नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, अच्छा संकेत है, और आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं। जो बच्चे रेगुलर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे नहीं हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं क्लास को, और रेगुलर इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे करते भी रहेंगे, और उनका जो भविष्य यानी आगे जो फ्यूचर है वो अच्छा हो, ऐसी मैं कामना भी करता हूँ, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। जो लोग आज नए चैनल के साथ जुड़े हैं, नई क्लास कर रहे हैं, पहली क्लास है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि सारा नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए पहले सवाल पे हम लोग आते हैं आप अपनी बात को। ये 30 मार्च 2016 का पहली शिफ्ट का पेपर है, 30 मार्च 2016 का पहली शिफ्ट का है। क्वेश्चन नंबर 163 है। हमने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन नंबर 162 तक हम लोग ने पिछली क्लासों में हल कर चुके हैं। 162 तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं, और 163वां सवाल आज का है, और वो सवाल एलसीएम और एचसीएफ का है, ठीक है ना। आपको एचसीएफ बताना है इस सवाल का। चलिए हमने तरीका आपको बताया था, अब वो तरीका देखिए जो हमने आपको इतने देर से आपको समझाने का प्रयास किया है, वो यही चीज़ है
जो लोग LCM HCF की क्लास हमने हमारा 4 क्लास वीडियो इसका गया है, LCM HCF पे जो टॉपिक हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, आज आपको समय है क्योंकि LCM HCF का जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो आज के कमी अप्रॉक्सीमेट 15 दिन 20 दिन या 25 दिन के पहले पढ़ा है। अब आपको यहाँ से देखिए 25 दिन की जो थ्योरम आपने पढ़ी थी, क्या आज वो इम्प्लीमेंट करता है यानी सवाल में, और अपने आप को फील करिए कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है कि हम जब आए वीडियो में चले जाएं। एक पर्टिकुलरली एक अपना एक स्थान सुनिश्चित करिए, वहाँ पर एक जैसे हम लोग पढ़ते हैं एग्ज़ाम हॉल में जो माहौल होता है उसी पे कॉन्सेप्ट करिए, जहाँ टॉपिक दिक्कत होती है वो हम आपके साथ रहिए। तो ये चीज़ें फील करिए, ठीक है ना। इसी को आप ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे तो बेहतर आपके अंदर आने वाले कल आपका ही होगा, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं। देखिए कह रहा है 280 और 144 का आपको HCF बताना है। HCF मतलब मासा, आपको मासा बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने आपको एक तरीका बताया था कि दोनों संख्याओं के जो बीच का डिफरेंस है उसको निकाल लेंगे। तो अगर दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना 136 है, या तो इसका HCF क्या होगा 136 होगा, या तो इसका HCF क्या होगा 136 होगा, या तो 136 का कोई गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। यही तो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। अब ऐसे कंडीशन में देखिए क्या होगा, ऐसे कंडीशन में 136 तो है नहीं, ऑप्शन में दिया नहीं, तो 136 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा। तो आप ये कह सकते हो 8 से कट जाएगा इसमें, क्योंकि ऑप्शन भी देखते रहे सबसे बड़ा फैक्टर 8 है ना। तो 8 गुणे कितना हो सकता है 8 1 के 8 7 56 ना हो जाएगा ना। यानी सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 8 ही है, और 8 ही इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा HCF। क्यों? क्योंकि देखिए 136 को जब हमने गुणनखंड किया तो 136 जो था वो क्या 8 गुणे 17 है, और जो 17 जो था ये जो 17 थी वो अभाज्य संख्या थी। तो इसके अलावा और कोई फैक्टर तो पॉसिबल नहीं बड़ी से बड़ी संख्या में, कि आप सोचिए 16 गुणे कुछ कर लें, क्योंकि इसका फैक्टर तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा B ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आई। बहुत जल्दी ही आप लोग एग्जाम बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF आपने सीखा है। चलिए देखिए P एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ 5 दिन तक काम करते हों तो वे उस काम को कितना भाग पूरा करेंगे। यानी 2 नंबर हैं P और Q, 2 पर्सन हैं, वो किसी काम को अलग अलग डेज पे करते हैं, दोनों 5 दिन तक साथ में करते हैं। तो कह रहा है कार्य का कितना भाग हो चुका है, या कार्य का कितना भाग उसने कर लिया है। देखिए सबको दिखाई दे रहा है ना, कोई कॉन्सेप्ट दिक्कत होगी बताइएगा भाई। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है P किसी कार्य को कितने दिन में करता है 10 डेज में करता है, Q उसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है कि नहीं करता। दोनों का LCM कितना हो जाएगा 30। ये हमारे लिए टोटल काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। टोटल काम हो गया। अब इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो ये इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5। कै दिन तक करेंगे 5 दिन तक, यानी 25 काम हो गया। कितने में से 30 में से। तो 25 काम हुआ है 30 में से, बस इतना काम हुआ है। डिवाइड कर देंगे 5/6 काम, 5/6 काम हो चुका है। अगर ये पूछा होता शेष कितना काम बचा है तो इसका मतलब 1/6 काम। फिलहाल हमें इससे पूछा नहीं, पूरा कह रहा है कितना काम हुआ है। तो कितना काम हुआ है ऑप्शन नंबर D सही है, 5/6 कार्य हो चुका है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, फटाफट बताइए भाई। किराए एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। रेशियो पूछा। बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। यहाँ पे कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कह रहा है दोनों का परसेंटेज तो सेम ही है, 12% दोनों का है। एक का समय 6 साल है और दूसरे का 12 साल है। तो इसका मतलब दोनों में अगर परसेंटेज सेम है
तो उनके समय का ही रेशियो उनके ब्याज का रेशियो बन जाएगा। और समय का रेशियो कितना हो जाएगा 6:12 अर्थात 1:2। समय का रेशियो ही उनके ब्याज का रेशियो बन जाएगा और 1:2 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। कुछ करना नहीं, यहाँ पे ब्याज निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए हमने आपको बताया कि थोड़ा सा सवाल को कॉन्सेप्ट समझा करिए, बहुत ही सरल और आसान तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, फटाफट बताते रहिए भाई, कमेंट करके बताते रहिए। जितने लोग भाई अभी जुड़े हुए हैं चैनल के नए साथ, वो लोग वीडियो को पहले लाइक कर लें। आपका लाइक ही हम लोगों का एक गुरु दक्षिणा होती है और उससे आप लोग उसको वंचित ना रखें हम लोगों, ठीक है ना, उससे हम लोग वंचित ना रहें। चलिए आ गया होगा, शायद क्वेश्चन का जवाब आ गया होगा। आ गया क्वेश्चन का जवाब। कह रहा है एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारों को 100 पौधे के रोपण से रोपा जाना है। पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी? जल्दी से बताइए भाई, कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे क्या करना, जैसे ये वर्गाकार मैदान हो गया कि नहीं हो गया? वर्गाकार मैदान है। अब ये वर्गाकार है, इसकी सारी भुजा बराबर है। इस लाइन में उसने कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना कोना पे लगाया? 100 पौधे लगाया। इस यहाँ से यहाँ तक भी उसने 100 पौधे लगाए होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी उसने 100 पौधे लगाए होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी 100 पौधे लगाए होंगे। तो आपके दिमाग में लग रहा होगा कि इसका उत्तर टोटल कितने पौधे हो जाएंगे? 400। ये गलत है। अब यहाँ से आपके दिमाग में आता क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि काफ़ी लोग का कमेंट भी 400 आ रहा है, तो यहाँ गलत है। क्यों गलत है? देखिए एक चीज़ नोटिस नहीं किया आपने, ये कोने वाला जो पौधा देख रहे हैं आप, यहाँ वाला पौधा जो लगा होगा कोने पे, कॉर्नर पे, जब यहाँ से यहाँ आप इसको काउंट कर रहे थे ना, तो ये काउंटिंग 2 बार हो रही थी, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी, इसमें 1 बार, यानी ये जो चारों कोने पे पौधे थे इसकी काउंटिंग 1-1 बार ज़्यादा हो गई है। बात समझिएगा यहाँ से, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये पौधा भी काउंट हो गया, और जब यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे फिर ये पौधा काउंट हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये पौधा फिर काउंट हो गया। तो यानी ये 4 कोने पे जो पौधा है वो काउंट दोबारा हुआ है, इसलिए हम इसमें 400 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 396 पौधा। समझ गए ना? ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, डी बी नहीं, ए नहीं सही होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन सही नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आई क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि इसमें काउंटिंग जो हो रही है, ये आप देखिए, अगर यहाँ से अगर ऐसे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं कि इसके बीच में 99 पौधे बनेंगे, तो 99 यहाँ, 99 यहाँ, 99 यहाँ, 99 यहाँ। आप समझ में आया? तो ऐसे भी कर सकते हैं। जो आपने 100 किया है वो, क्योंकि हमने आपको एक बार ध्यान में रखिएगा, जैसे अभी कह दे 2 खंभों के बीच की दूरी, तो 2 खंभों का अगर मान ला 1 खंभा बीच की दूरी है तो इसमें काउंटिंग नहीं होता। देखिए ये अब ये है, देखिए अगर यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 4, और 1 खंभों के बीच ही 4 हो तो 4 गुणे कर दे 3 4 16 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, देखिए यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, तो टोटल 12 मिला। 1 बार की दूरी काउंट नहीं होती है। वही चीज़ यहाँ, 1 पौधा यहाँ, 1 पौधा यहाँ, 1 पौधा यहाँ, 1 पौधा यहाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 पौधे लेस कर दें, या फिर ये यहाँ तक की भुजा की दूरी यानी पौधों की संख्या 99 होगा, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन भी 4 बनाता है, यही हम लोग गलत कर देते हैं। चलिए जल्दी से बताइए भाई, फटाक से। कह रहा है एक दुकानदार ने 10 पेंसिलों के डिब्बे 100 रुपये प्रति डिब्बे के हिसाब की दर से खरीदे। उनमें से प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल है और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल विक्रय मूल्य कितना होगा? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, जल्दी से लगाइए भाई।
सोचिए सोचिए जल्दी से, कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट ही लगा सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे समझिए 10 पेंसिल के हिसाब से 10 पेंसिलों के डिब्बे के हिसाब से कितना 100 रुपये प्रति डिब्बा खरीदा है। 10 डिब्बा खरीदा है 100 रुपये प्रति डिब्बे के हिसाब से, तो टोटल कितना हो जाएगा 1000 रुपये। 10 गुणे 100, 1000 रुपये उसने खर्च किया है। 12% उसे प्रॉफिट चाहिए ना, तो इसका 12% 112 निकाल लो डायरेक्ट, 112/100 डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। 12% प्रॉफिट हो जाएगा तो उसका विक्रय मूल्य 112 ही तो बनेगा, बस 1120 रुपया, यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। कन्फर्म हुआ? कोई दिक्कत किसी को? कुछ कहिए भाई थोड़ी ना। एक डिब्बे की कीमत 100 रुपये, 10 डिब्बे खरीदा है, 1000 की कीमत हो गई, कुल लागत मूल्य हो गया, 12% प्रॉफिट चाहिए। तो किसी भी क्रय वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। 12% प्रॉफिट चाहिए तो 112 डायरेक्ट निकाल लिया हमने, यही इसका विक्रय मूल्य है। अगर प्रॉफिट निकालना होता तो 12% निकालते। बात समझ गए ना? तो क्यों हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करें? प्रॉफिट निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला, अगला बताइए, कमेंट करके बताते रहिए भाई। कह रहा है कॉस थीटा बराबर 4/5 हो तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू बतानी है, ठीक है ना? चलिए देखिए, कॉस थीटा बराबर, देखिए त्रिभुज की दृष्टि में हमने आपको बताया भी था कि त्रिभुज की दृष्टिकोण से अगर देखा जाता है तो साइन का मान, टेन का मान, काट का मान भी देखिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना? कॉस थीटा बराबर त्रिभुज के रूप में आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना? लंब बटा आधार। बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें होता है। तो यहाँ कॉस के रूप में देखिए कितना दिया? आधार बटा कर्ण, जहाँ आधार उसने 4 दिया है, कर्ण को 5 दिया है, तो इसका मतलब ये वाली साइड 5 है और ये वाली साइड 4 है, तो ये वाली साइड आ जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी लगा सकते हैं आप। तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाएंगे 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। आपको ये भी पता नहीं है 3 और 4 का 5 होता है, तो दोनों कॉन्सेप्ट से आप लगा सकते हैं। अब यहाँ से इसका लंब पता है, इसका आधार पता है, इसका कर्ण पता है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? कॉसेक, कॉसेक और सेक का ना, तो अब इसको आप साइन के फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं। आप कॉसेक को सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और प्लस कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है, और सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है, और कॉसेक का उल्टा सेक होता है, साइन होता है। अब देखिए यहाँ से आप कंफर्म कर देखते हैं। अब इसकी वैल्यू आपको पता है 1/, अब यहाँ पे देखिए कॉस का मान अभी देखिए पता ही था 4/5 प्लस 1/sin का मान क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। अब ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 5/4 प्लस 5/3। अब दोनों को एलसीएम लेके जोड़ लेंगे तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। 5 3 15 और 5 चौक 20, 20 15 कितना हो जाएगा? 35। यही इसका राइट आंसर 35/12। 35/12 कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए अगला देखिए, मानक विचलन बताना है आपको। पढ़ाया गया है मानक विचलन। फटाक से बताइए भाई कमेंट करके। 11, 7, 10, 13 और 9 का मानक विचलन बताना है। फटाफट बताइए भाई कमेंट करके। देखिए जिसका नहीं है हम बताते हैं।
अब यहाँ पे बात लिखिएगा 11, 7, 10, 13 और 9 का मानक विचलन बताना है। हमने आपको मानक विचलन पढ़ाया भी है, बताया भी है। मानक विचलन में क्या होगा, पहले इसका माध्य निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य तो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7, 13, 7, 20, 20, 10, 30, 30, 9, 29, 11, 30 और 9, 39, 11 कितना हो जाएगा, 50, 50 डिवाइड बाई 5। इसका माध्य कितना आ गया, 10। अब आप इसको मानक विचलन निकालने के लिए ये क्या होगा, माध्य से इसको घटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी सूत्र क्या है, अब 7 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, डी का मान निकालना पड़ता है ना इसको। तो माध्य में से आप संख्या घटाएंगे तो और उसका होल स्क्वायर करेंगे। अब इसके बाद फिर हो जाएगा 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर 11 माइनस 10 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद 13 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सारे को जोड़ लेंगे और इसका योग कितना आएगा, अंडर रूट इसका योग 10, 10, 10, 20 बटा पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं, 5 से भाग दे दिया, आएगा अंडर रूट 4 का मतलब 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी, ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट, फटाफट बताइए 170। ये सवाल इसके पहले वाली क्लास में भी पूछा गया था, पेपर में आया था सवाल, बस डिजिट डाटा चेंज कर रहा है। एक चीज़ ऑब्जर्व और करिएगा कि इसके पहले वाले पेपर में जो आपने पढ़ रहे हो, पीछे प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन आ रही, सिर्फ डाटा बदल के। ये सवाल आया सिर्फ डाटा बदल के और कुछ नहीं किया। इसके पहले वाले सवाल में यहाँ जानते हो क्या, 1.5 घंटे के बजाय 2 घंटे कर दिया था, बस याद होगा, रिमाइंड होगा तो, और कुछ नहीं किया था, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है ये कार ए की चाल, बी की चाल कार ए की चाल का 2 गुना है, ये 1 है तो ये 2 है। जबकि कार ए कह रहा है 90 किलोमीटर दूरी 1.5 घंटे में तय करता है, तो इसकी चाल निकाल लेंगे। कार ए की चाल 90 बटा 3/2 लिख सकते, 2 पर जाएगा, 1.5 घंटे में लिख सकते हैं ना। यानी कार ए की चाल कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कार ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की कार ए की कार से कितनी ज़्यादा, दुगनी है, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। कौन सा सही होगा, डी। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे। जल्दी से बताइए भाई। एक दर्जन केले का मूल्य 5 रुपये है, एक दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपये है। तो कह रहा है 1.25 दर्जन केले और 3/4 दर्जन सेबों का मूल्य क्या होगा, संतरों का मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जल्दी से बताइए। 1.25 दर्जन मतलब जानते हो, 1.25 दर्जन मतलब 15 केले। एक दर्जन में अगर 3 केले होते, 12 केले होते हैं, और उसका 1.25 मतलब 1/4 ना, 1/4 और ऐड हो जाता है। तो इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं एक दर्जन मतलब 12 केले का मूल्य 5 रुपये, तो एक केले का मूल्य 12/5, 5/12, ठीक। कितने केले का मूल्य बताना है, 15 प्लस। अब एक दर्जन यानी 75/12 एक केले का, एक संतरे का मूल्य है। कितने संतरे चाहिए, 9। बस दोनों को जोड़ लीजिए। अब गुणा कराएंगे 75/12 प्लस इसको गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 7 × 9 = 63, 3 × 67, 675/12। दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 750। 750/12, 3 से डिवाइड होगा, 3 × 4 = 12, 25 × 3 = 75, 250/4, 4 × 6 = 24,
ठीक, 1 बचा 4 दूनी 8, 62.5, 62.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे फटाफट बताते रहिए भाई। ग्राफ का सवाल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये डाटा दिया गया है C1 C2 C3 C4, 4 डाटा दिया गया है 2012, 2013, 2014। पहला ग्राफ 2012 का है, 2013 का है, 2014 का है, फिर 2012, 2013। प्रोडक्शन दिया गया है कंपनी का, विक्रय दिया गया है अलग अलग डाटा के साथ। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, कह रहा है 2012 से 2013 के दौरान किन 2 कंपनियों ने वृद्धि दर्शाई है। 2012 से 2013 के दौरान किन 2 कंपनियों ने वृद्धि दर्शाई है, यानी दोनों का इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा दोनों में हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2012 का मतलब इसमें 95 था, इसमें 150 हो गया तो बढ़ गया ना। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए C1 C2 कहीं दिया है, C1 C2 नहीं दिया है। अब इसमें तो बढ़ा ही है। अब 2000 C1 में इसमें भी बढ़ा है, C3 में भी बढ़ा, देख रहे हैं। यहाँ 95 था, यहाँ हो गया 125, तो इसमें भी डाटा बढ़ा है। तो इसका मतलब C1 C3। अब देखिए 2013 में भी डाटा बढ़ा, 2013 मतलब ये 85 था, इसमें 130 हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। कौन सा सही है? डी सही है। बात समझ में आ रही है ना। अगला देखिए C2 की वर्ष 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री। C2 की 2012 और 2014 C2 की मतलब 150 और 155 कितना हो जाएगा? 150 और 155, यही तो है। C2 और में 2012-2014 की संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के C3 से बिक्री से कितना ज़्यादा है। तो दोनों का संयुक्त कितना हो जाएगा? तो 305 हो जाएगा। और उसी वर्ष में C3 का, तो उसी वर्ष में C3 कितना है? उसी वर्ष में C3 कितना है? तो उसी वर्ष में C3 देखना है तो 2012 में C3 कितना है? 125 और 2014 में कितना है? 135। 125 135 कितना हो जाएगा? 260। अब 260 ये है और ये कह रहा है कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है। तो इसको ज़्यादा निकालेंगे तो कितना ज़्यादा है? 45 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 260 से ज़्यादा है। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 पंचे 10, 2 13 दूना 26, लगभग अप्रॉक्स 50 25, 5 चौक 20, 2 22, 225/13 डिवाइड करेंगे तो 13 एकन्नम 13, कितना बचा? 9 बचा। 13 चौक को बांध, 13 पच्चे 65, 13 छः 78, 13 सत 91, 17 दशमलव समथिंग के आसपास आएगा। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है? डी। ठीक है ना, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला देखते हैं। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? किसी को कोई दिक्कत है बताइए? दिख रहा है ना पूरा डाटा? अब देखिए अगले में कह रहा है, अगला कह रहा है 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का रेशियो क्या है। 2012 में, अब यहाँ पे देख लेते हैं 2012 में क्या है, इस पहले मिला देते हैं। 2012 में कौन से वर्ष? C1 और C4। C1 2012 में कितना था? 95 और C4 था 100। 95 100 कितना हो जाएगा? 195 ना। और रेशियो 2013 में C1 2013 ये 85 है और इसमें 110 है, ये भी 195 है। दोनों का रेशियो पूछ रहा तो 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये ए। समझ में आया? कोई दिक्कत? कितना इजी सवाल है।
डाटा बस आपको देखता है, डराता है बस। चलिए नेक्स्ट अगला चलिए। ये तो कुछ नहीं है, ये तो फिर अब तक आ जाना चाहिए हुआ, तुरंत फटाक से ऑप्शन में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नंबर सिस्टम में बताए हैं। बहुत इजी सवाल होता है ये। कह रहा है यदि दो संख्याओं के अंकों का योग 9 है और तथा दहाई के अंक 21 के अंक का अंतर 1 है, तो कह रहा है अंकों वाली संख्या क्या होगी। ठीक है ना, जिसका अंतर 1 है ऐसी संख्या क्या होगी। तो ये तो नहीं हो सकती, ऑप्शन से लगा लीजिए, ये भी नहीं होगी। अंकों का अंतर इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है ना। तो यहाँ पे कह रहा है दहाई के अंक इकाई के अंक से का अंतर 1 है, दहाई का अंक इकाई के अंक का अंतर 1 है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, दहाई का अंक इकाई के अंतर ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला कि दूसरा, बताइए भाई, कमेंट करके बताइए आप लोग। दहाई का अंक इकाई के अंक का अंतर, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज फंसाया है। ऑप्शन दोनों सही हो सकता है, 54 भी और 45 भी। दहाई के अंक इकाई के अंक से अंतर 1 है, तो इसका मतलब 54 ही होगा। दहाई का अंक इकाई से बड़ा होगा 1, ठीक है ना। यहाँ हिंदी इसको लिखना था, अंतर की वजह जानते हो, बड़ा लिखना था, 1 बड़ा है या 1 अधिक है, जो भी लिखना हो, ठीक है, तब हिंदी सही कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन फिलहाल इसका मीनिंग यही निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। दहाई का जो अंक है वो इकाई से 1 अधिक है, ठीक है ना। चलिए अगला लगाइए फटाक से। नुकसान दिया है 13,500 रुपये में ख़रीदा है, 11,000 रुपये में बेच दिया है, तो उसका हानि परसेंटेज पूछ रहा है। बहुत इजी सवाल है। 2,500 का नुकसान हुआ उसे, 2,500 का ना, 2,500 का किस पर हुआ, 13,500 पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, यही इसका हानि परसेंटेज है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 50 25, 500 बटा 27 ना। अप्रॉक्सीमेटली निकाल लेंगे तो 27 दूना 54, लगभग 18 दशमलव समथिंग के आसपास आएगा। अब सब नंबर ए। अरे भाई आप लोग भी कर सकते हैं, 27 दूना 54 ना, 540 होता तो 20% होता। अब 540 से कितना कम है, 27 से ज़्यादा कम है। अगर 27 से कम होता तो 19 होता, 27 से ज़्यादा कम है, देखिए तो 18 दशमलव समथिंग के आसपास आएगा। वहाँ से हमने जान लिया 2% के नियर, 2% क्या 1.5% के आसपास कम है। तो 1.5% अगर 20% में कम कर देंगे तो 18 दशमलव समथिंग के ही तो आसपास आएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, फटाफट बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 177। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया है। आप 500 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 3 वस्तु खरीदते हैं। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिलती है, तो उसका कह रहा है उस सौदे में उसे कुल छूट कितना % है। कोई दिक्कत ही इसको लगाना ही नहीं था। 2 वस्तु 3 खरीदते हैं जिनमें से 1 फ्री मिल जाती ना। 2 वस्तु खरीदने पर 1 फ्री मिलती है, तो 3 खरीदेंगे तो 1 फ्री हो जाएगी। तो 1 वस्तु की फ्री हुई कितने पर, 3 खरीदने पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, बस 33.33। कुछ करना ही नहीं था, इसको लगाना ही नहीं था। अरे भाई 3 खरीदो, 2 ही 1 पैसा देना पड़ेगा ना, वही तो कह रहा है। 3 वस्तु आपने खरीदी, 2 खरीदेंगे 1 फ्री देगा, तो 1 फ्री मिली, 1 का डिस्काउंट मिला, कितने पर, 3 पर ना। 3 वस्तु खरीदनी पड़ेगी, 2 थोड़ा खरीद रहे हैं आप। 2 ही खरीदेंगे प्लस 1 फ्री वाला, तो घर पे तो 3 ले जाएंगे ना। MRP 3 पे मिलेगी, लेकिन उसको आपको पैसा 2 पर देना पड़ेगा, ठीक है ना। MRP उसके लिए 3 ही वस्तु बनेगी। क्लियर हुआ। चलिए अगला बताइए फटाफट। जल्दी से बताइए भाई। tan स्क्वायर 30 डिग्री कह रहा है, थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान। तो tan 30 डिग्री का
tan का मतलब tan 30 का मान कितना हो जाएगा, tan 30 का tan स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री, यही तो है। tan का 30 डिग्री मान 1/3 होता है ना, 1/√3 होता है, तो उसको कर देंगे 1/3 हो जाएगा। और इसका √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3 3 का 9, 1 10/3, 10/3 को लिख सकते हैं आप 3.33, 10/3 ही दिया ऑप्शन में। चलो यही दिया ऑप्शन नंबर डी। अरे भाई tan 30 का मान √3 1/√3 होता है और cot 30 का मान √3 होता है, दोनों का स्क्वायर कर दिया गया बस। चलिए ये है किसका सवाल, रेशियो का, फटाक से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कुछ नहीं करना है। 2a बराबर 3b बराबर c दिया गया है, 3a बराबर 2b बराबर c दिया गया है, तो abc का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ एक मान लेते हैं, 1 2 3 का एलसीएम ले लेंगे, 6 को 3 से भाग देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, 6 को b से भाग देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, 6 को c से भाग देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। ABC बराबर 2:3:6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन दिया ही नहीं। ऑप्शन दिया ही नहीं, कोई मिसप्रिंट है क्या, मिसप्रिंट है कहीं, ऑप्शन में दिया नहीं। 2:3:6 ही सही है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। देखिए मिसप्रिंट हुआ इसमें, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाने वाला जो प्रिंटेड हुआ है, क्योंकि देखिए हम लोग क्वेश्चन को टाइप नहीं, ठीक है ना, स्कैन करते हैं, स्कैन करके उसका PDF बना के लाते हैं एक एक क्वेश्चन, तो यहाँ से मिसप्रिंट है। इसका सही ऑप्शन 2:3:6 ही है, ठीक है ना, ये गलत है। आप सोचिए कि उल्टा कर दे तो गलत है ये, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सीखिए, चलिए ऑप्शन में करेक्शन दिया गया है। चलिए अगला, दस दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे सेब रखने पर इतने इतने फल। ये सवाल तो पहले भी हो चुका है, इसके पेपर में भी देखिए, पहले वाले पेपर में आया था, इसके पहले पे जो पेपर हल किए थे, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है तो अब बेचने के लिए कुल फल कितने होंगे रखे जाते हैं, यदि प्रत्येक क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 भाग और जोड़ दिया जाए तो अब बेचने के लिए कुल कितने फल होंगे। इतना तो कह रहा है और जोड़ दिया जाए, तो आपके पास 10 दर्जन था, 15 दर्जन था, तो अब 10 दर्जन था, आधा दर्जन, आधा और जोड़ लिए तो 15 दर्जन हो जाएगा। 15 × 12 आमों की संख्या हो जाएगी, नहीं तो इकट्ठे गुणा करा लेंगे। चलिए बार बार क्यों गुणा कराएं, ठीक है ना। तो आज आपके पास सेब की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 दर्जन। सेब कितना हो जाएगा, ये बात समझ में, हम दर्जन डाल गए, अरे 10 थे, कह रहा आधा और आ गए तो 15 दर्जन हो गया, ठीक है, सेब 15 दर्जन हो गए। आप देखिए 15 दर्जन आम था, 1/3 आम और हो गया, तो आम की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/3, 15 का 1/3 5 ही तो होगा, 5 और हो जाएगा तो 20 दर्जन हो जाएगा। अब आपके पास आम कितना है, 20 दर्जन है। अब आगे देखिए, कह रहा है सेब, संतरा पहले 20 दर्जन था, 1/4 और आ गया, तो ये 20 का 1/4 5 होगा, 5 और हो जाएगा, तो संतरा कितना हो जाएगा, अब आपके पास 25 दर्जन हो जाएगा। बस टोटल कितने दर्जन हो गए, जोड़ लीजिए, 25 25 50, 50 दर्जन है और एक दर्जन में 12 सेब होते हैं, 12 पीस होती है, 12 पंचे 60, 600। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन। क्यों बार बार गुणा कराएं, आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, 15 × 12, 20 × 12, 25 × 12, फिर ऐड कर लीजिए, बात तो वही होगी, घुमा फिरा के कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, आंसर तो वही आने वाला है। ठीक है ना, कोई दिक्कत बताइए भाई। पच्चीस दर्जन, 1/3 5 दर्जन और हो जाएगा 20 दर्जन, 1/4 5 दर्जन और हो जाएगा 1/4 20 का, ठीक तो है। चलिए आगे नेक्स्ट।
फटाफट बताइए, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पे गलती हुई है, वही तो सोच रहा है मैं भी, कहीं गलत हुआ क्या। ये 50 दर्जन नहीं होगा, गलत हुआ यहाँ पे। देखिए ये कितना जगह 25, 45, 5, 60, 70, 60 दर्जन होगा। 60 × 12 720 होगा इसका आंसर। ये गलत है इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। यहाँ मैं जोड़ने में तभी तो कह रहा हूँ कुछ सोच रहा था। 25, 25, 50 नहीं होगा, 60 होगा। ठीक है ना, कुछ गलत है। ठीक है, आप लोग भी देखते रहिए करिए। चलिए आगे। कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 किलोमीटर दूर मीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और आधे रास्ते पहुंचने के बाद अपनी गति को 2 गुना कर लेता है और वह 5 घंटे तक चलता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? आधी यात्रा तक जाता है, उसके बाद अपनी चाल की दुगुना कर लेता है। कह रहा है टोटल दूरी 5 घंटे में तय कर लेता है, उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन से अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो ऑप्शन से। बात को यहाँ समझिएगा, ऑप्शन से अगर बनाना चाहें तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट दोनों बता देते हैं हम। अगर आप पूरी टोटल दूरी x मानते हैं तो आधी दूरी x/2 हो जाएगा और इसकी आधी दूरी x/2 हो जाएगी। इसको तय किया है किसकी स्पीड से? 3 की स्पीड से, तो 2 समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाता है। और इसको तय किया है उसने, इस दूरी को तय किया है इसकी दुगनी चाल के, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखिए इसको गुणा, ठीक है ना। अब ये बटा पूरा भाग यही तो है, तो ये भाग दिया गया है, तो ये गुणा हो जाएगा तो x/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा x/12 हो जाएगा। दोनों का योग समय का दिया है 5 घंटे, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा। तो ये 2x + x बराबर 12, 5 के ना, तो 3x हो जाएगा। तिरछा गुणा होगा तो 12 × 5 = 60, 3x बराबर 60 के, x बराबर 20 के, दूरी क्या होगी? 20। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक है। आप देखिए ऑप्शन से देखिए, माइंड देखिए सॉल्व करिए, ये नोट कर लिया ना। आप देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हम बनाएं तो हो गया। अगर हम इसको ऑप्शन से बनाना चाहें तो देखिए, इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए अगर इसको ऑप्शन से बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पे 18 किलोमीटर दूरी है, आधी दूरी 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर 3 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे लगेगा कि नहीं? यही 9 किलोमीटर 6 की स्पीड से जाएगा तो 1.5 घंटे लगेगा। टोटल घंटे 5 नहीं हुआ, 4.5 हुआ, तो ये तो ऑप्शन गलत है। 15 का 7.5 हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर 3 की स्पीड से जाएगा, 7.5 जाएगा 6 की स्पीड से, तो 1.5, ये क्या होगा? 2/3 इसको ज़्यादा ही लग रहा है ना। 3 दूनी 6 और 2.5 घंटे लगेगा, और इसको लगेगा लगभग 1 घंटे 5-4 मिनट, 5, ये भी क्या होगा? 4 ही घंटे होगा। इसको 10 किलोमीटर गया 3 की स्पीड से और भी 10 किलोमीटर गया 6 की स्पीड से, तो इसको लग गया क्या? 10/6, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30/6। 30/6 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 घंटे। तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना, दोनों कॉन्सेप्ट सही है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। एक बार हमने इसको बताया था बहुभुज की संख्या। इसका एक फार्मूला होता है, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 × 180 होता है। n-2 × 180 यही होता है इसका। किसी भी बहुभुज का अगर अंतःकोण निकालना है, ठीक है ना। बस यहाँ n हमारे लिए क्या है? ये अंतःकोणों का योग है, ठीक है ना। अगर प्रत्येक कोण निकालना है तो इसके भुजा से भाग दे दो, n से भाग दे दो, प्रत्येक कोण आ जाएगा। या आप इसको चाहो तो बाह्य कोण निकाल कर अंतःकोण, बाह्य कोण और अंतःकोणों का डिफरेंस जो योग होता है, सॉरी, बाह्य कोण और अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। अंतःकोण बाह्य कोण निकाल लो तो अंतर आ जाएगा, इसी से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत कॉन्सेप्ट है, जब हम आपको बताएंगे सारा बताएंगे आपको, जब ये पढ़ाया जाएगा तो। अब यहाँ पे देखिए n हमारे लिए 9 बनेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 × 180/9, यही तो होगा। 9 से कट गया, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 140, 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला। ऑप्शन कौन सा सही है? पहला।
क्लियर हुआ? अगर अंता कोणों का योग निकालना है तो n से नहीं भाग देते हैं, बस कॉन्सेप्ट यही इतना है। जल्दी से बताइए भाई इसको। एस और टी काम 50 दिन में पूरा करते हैं, उन्होंने 20 दिन तक साथ में किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। बताइए से कितना काम बाकी रह गया है? ये तो सवाल बहुत ईजी है, इसके पहले वाले सवाल में पूछा गया था। दोनों मिलकर 50 दिन में करते हैं, कै दिन तक किए? 20 दिन। तो 20 दिन तक किए, 30 दिन का काम बाकी है, तो 30/50 इतने काम तो बाकी है, 3/5 काम बाकी है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? पहला। ऑप्शन कौन सही है? पहला। बाकी पूछ रहा है शेष, अगर किया गया पूछा होता 2/5 काम है, किया गया है, बाकी कितना है? 3/5। ऑप्शन पहला सही। कुछ करना थोड़ी ना। चलिए 184 बताइए। फटाफट बताइए। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। प्रस्ताव ए है, एक वस्तु को 1599 में खरीद कर और एक मुफ्त पाया। बी, एक वस्तु 999 में खरीद कर और दूसरे पर 50% की छूट पाया। बता रहा है कौन सी वस्तु सस्ती है। देखिए आपको ये पता है कि 999 में खरीदेगा तो दूसरी बस 50% डिस्काउंट मिलेगा। हमें यहाँ से एक चीज़ नोटिस ये करना है कि 50% डिस्काउंट मतलब ये किसी प्रॉपर्ली वस्तु को इंडिकेट नहीं करती है, परसेंट पे है। 1 रुपया वाला सामान लेंगे तब भी 50% मिलेगा, 1000 वाला सामान लेंगे तब भी 50% मिलेगा, 1 लाख वाला खरीदेंगे तब भी 50% मिलेगा। तो जितनी इसकी राशि बढ़ेगी परसेंट डिस्काउंट भी उतनी राशि के हिसाब से बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ वस्तु की कीमत है तो वस्तु की कीमत तो एक निर्धारित होगी, उसी हिसाब से उसका डिस्काउंट होगा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें दूसरी वस्तु की तुलना में पहली वस्तु जो है वो महंगी मिलेगी। तो कह रहा है ए सस्ती है बी महंगी है, गलत है। ए महंगा है बी सस्ता है, बिल्कुल सही है। दोनों मामलों में कीमत समान है, गलत है। ए और बी में कोई तुलना नहीं है, गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन। ए महंगा है और बी सस्ता है, दोनों की कंपैरिजन में लिया जाए तो। ठीक है ना, समझ में आया? लॉजिकल सवाल भी पूछा जा सकता है। इसमें ऑर्डर में लिखना है और वही क्रम में लिखना है कौन सा ऑप्शन सही है, और वही क्रम में कौन सा ऑप्शन सही है। बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। ऑप्शन से बनाइए ज़्यादा भी। इसमें ऑप्शन देखिए, ये 2/3 का मतलब 66 समथिंग के आसपास आएगा, ये 75% आएगा और ये आएगा 80%। ठीक है, लगभग 100 से गुणा करा रहे हैं, कुछ करना है। ये 50% आया, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है ना, घटते बढ़ते क्रम में यहाँ तक तो सही था, ये गलत हो गया। आधा है 50%, 66.25%, ये आ जाएगा 75%, ये 80%, ये इसका सही ऑप्शन है। अब आगे चेक भी नहीं करना क्योंकि ये देखिए आधा हो गया, कम हो गया, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए 75% या 80% या 50% हो गया, ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। ठीक है ना, चलिए आगे फटाक से बताइए इसको भी। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू बतानी है। जल्दी से बताइए कमेंट करके, बहुत इजी सवाल है। बहुत जल्दी बताइए भाई कमेंट करके। इसमें तो कुछ नहीं करना था। a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में 2ab जोड़ देंगे प्लस ab जोड़ देंगे ना, तो ये कट जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी ऑप्शन। क्या समय लगेगा? कितना समय लगेगा? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला भाई कमेंट करके बताते रहिए, आप लोग का कमेंट बहुत कम है। अपने दोस्तों में शेयर करिए भाई, इतने कम लोग लाइव देखोगे तो कैसे चलेगा भाई, इतने कम लोग लाइव आए हो।
दोस्तों में शेयर करें। भाई लोग जो लोग अभी जुड़े हैं वीडियो को लाइक करें। आप लोग को कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है तो ये भी आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलिए, कह रहा आर ने 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपये उधार लिया। आर को 5 साल के बाद कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा? ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 13% के हिसाब से 5 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा, वही इसके बाद मूलधन प्लस ब्याज जोड़ देंगे। तो 1200 का 13% के हिसाब से 5 साल में 13 पचे 65% ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना धनराशि देना पड़ेगा ब्याज के तौर पे? तो यहाँ ब्याज पता लग जाएगा। जोड़ जीरो से 2 जीरो कट गया है। 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 6 78, 780 रुपये ब्याज देने पड़ेंगे और प्लस ब्याज मूलधन देना पड़ेगा। तो मूलधन में 780 जोड़ देंगे, 1980 रुपया। 1980 रुपया उसको लौटाना पड़ेगा अगर वो 1200 रुपये ब्याज लिया, उधार लिया है तो। ठीक है ना, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अगला, इसका गुणनखंड करना है आपको। x² प्लस x माइनस 42 के गुणनखंड क्या होंगे? फटाफट बताइए भाई। कुछ करना नहीं है, इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणनफल क्या है? 42 दोनों के बीच का डिफरेंस x आए। तो 7 छंग 42, x² प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42, यही तो गुणनखंड होगा। इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा और इसमें -6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा। यानी एक ब्रैकेट में x प्लस 7 और दूसरे में x माइनस 6। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। साक्षण देखिए यहाँ x आया, इसी के फॉर्मेट में देखिए 42 का गुणनखंड तो कई होता, 14 3 42, इसे ऑप्शन भी बनाया वो। लेकिन 14 और 3 के बीच का डिफरेंस कि x नहीं आएगा। 1 मतलब, इसीलिए तो x मतलब 1 ही तो हुआ। देखो यहाँ जब दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे तो 7 में 7x में 6x घटाओगे तो x ही तो बचेगा। ठीक है ना। चलिए अगला, माध्य बताना है। 1 2 10 18 3 17 19 का माध्य बताना है। जल्दी से बताइए, कुछ नहीं करना है, सारे पदों को जोड़कर उसके पदों की संख्या से भाग दे देना है। तो सारे को जोड़ लेंगे। 1 2 3 3 10 13 13 18 13 18 22 13 18 कितना हो जाएगा? 21 21 3 24 24 24 और 17 41 41 और 51 हो जाएगा ना। हाँ 51 और 19 कितना हो जाएगा? 70। 70 को किससे डिवाइड करना है? 1 2 3 4 5 6 7 से। 7 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा? 10। इसका माध्य क्या होगा? 10। माध्य मतलब एवरेज। देखिए स्टैटिक्स का कितना इस्तेमाल किया है एनटीपीसी में, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया इसमें। कह रहा है 1739, थोड़ा सा कट गया है, में कौन सी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी ऐड की जाए कि वो 11 से विभाज्य हो, 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये आपको डिवाइड करना है, यानी इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, x मान लेते हैं, जोड़ी जाए कि 11 से डिवाइड हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो आप 11 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करो, पता लग जाएगा। अब यहाँ से देखिए समस्थान और विषम स्थान के विभेदों का अंतर देखना है। तो सम स्थान पे कितना, ये विषम स्थान पे कितना, 9 और 7 है, 9 7 16 है ना। और विषम स्थान पे क्या है? 3 और 4, 3 और 1, 3 1 कितना हो जाएगा? 3 1 4, 4 डिफरेंस क्या आएगा? 12। अभी 11 के डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? या तो दोनों के पदों का सम स्थानों और विषम स्थान का डिफरेंस या तो 11 आए और या फिर 0 आए, 11 का गुणा जाए या फिर 0 आए। तो 0 तो आने का चांस है नहीं, 11 का गुणा जा सकता है। अगर यहाँ 11 होता तो 11 तभी होता जब यहाँ 5 घटाते, 5 यहाँ तभी होता जब इसका ये स्थान यहाँ पे होता,
यहाँ भी जोड़ सकते थे आप एक, लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ एक जोड़ना है, ये 4 हो जाए, और 4 क्या है, दहाई का अंक है। एक दहाई जोड़ा जाए, एक दहाई मतलब 10, एक दहाई मतलब क्या हो जाएगा 10। एक दहाई जोड़ देंगे तो संख्या 11 की डिविजिबल हो जाएगी, तो 10 जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक सैकड़ा भी जोड़ा जा सकता था, हाँ सॉरी 1000 भी जोड़ा जा सकता था, तब भी संख्या डिविजिबल हो जाती। लेकिन एक सैकड़ा जो है वो ज़्यादा हो जाता। छोटी से छोटी संख्या पूछा है ना, देखिए कम से कम, तो कम से कम का मतलब वही होगा कि एक सैकड़ा 1000 तो जोड़ा नहीं जा सकता, 10 ही जोड़ा जाएगा। चाहे तो आप यूनिट डिजिट इसमें 10 जोड़, दहाई का अंक में एक जोड़ दें, चाहे सैकड़े का 1000 के अंक में एक जोड़ दें। चलिए अगला देखिए, इसका बहुलक और माध्यिका दोनों बताना है। बहुलक मतलब जानते ही हैं, माध्यिका मतलब होता है पद कितने ऑर्डर में लिखकर, तो इसको पहले ऑर्डर में लिखते हैं, ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या, 6 कई बार आया, 6 6 6, ठीक है ना। फिर 7 2 बार आया है, फिर 8 8 8 4 बार आया है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक। सबसे ज़्यादा बार टर्म्स कौन आया है, तो ये। इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसका अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका कितने पद हैं, माध्यिका अगर पूछेगा तो पद कितने हैं टोटल, 9। 9 का बीच वाला पद क्या है, 4 इधर छोड़ दो 4 इधर छोड़ दो, तो बीच का पद क्या है, 7। माध्यिका क्या हो जाएगी, 7। माध्यिका 7 और बहुलक 8, माध्यिका 7 और बहुलक 8। बहुलक और माध्यिका पूछ रहा है ना, तो बहुलक 8 माध्यिका 7। ऑप्शन नंबर सी सही है। पहले बहुलक पूछा है, बहुलक 8 माध्यिका 7 होगी, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए 7 8 भी बनाया है। चलिए जल्दी से देखिए, बताइए भाई फट से बताइए। 192। एक आयत का वर्ग क्षेत्रफल दिया गया 168 वर्ग सेंटीमीटर है, चौड़ाई तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। फटाफट बताइए, बहुत अजीब सवाल है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से लग जाएगा। अगर जिसको पता होगा ना वो भी बता सकता है। इसमें जानते क्या चीज़, एक चौड़ाई दिया है तो इसकी लंबाई आ जाएगी ना, क्षेत्रफल दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। L गुणे B = बराबर दिया गया 168 दिया गया है। अगर आप वो तेज़ी से लगाना चाहते हो तो वो वाला फार्मूला बताता था, 7 और 24 का ही 25 होता है, ठीक है ना। अब इसकी L की वैल्यू आ जाएगी, तो L और B कितना दिया है, 7, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 चौका 28। L बराबर 24 के, L बराबर 24 के, B बराबर 7 के, तो फिर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 24 और 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का 576, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे 625, वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। यानी इसका कर्ण कितना हो जाएगा, या विकर्ण भी कह सकते हैं आप, कर्ण बोले चाहे विकर्ण। त्रिभुज के लिए कर्ण बनेगा विकर्ण, और किसके लिए, चतुर्भुज के लिए विकर्ण बनता है बस। तो इसका कर्ण या विकर्ण कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यही है सवाल। डायग्राम बनाना चाहे तो डायग्राम से भी आ जाएगा। देखिए ये आपकी कितना है, ये है 24 और ये है 7, ये इसका विकर्ण है, कितना पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे 25 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हुई, यहाँ तक आज का सवाल है, ठीक है ना। यहाँ तक का आज का सवाल है। आज ये 30 मार्च 2016 का, जैसे कि हमने बताया पहली शिफ्ट का सवाल है, पेपर था। ये इतने सवाल मैथ के पूछे गए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो हमारा जो मिशन है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आए, ठीक है ना। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं विराम देते हुए सभी को गुड नाइट, जय हिंद,